हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका 8वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे ये सभी वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न से शुरुआत है इसका। 15 प्रश्न इसके पहले वाले पार्ट में था। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट से ये संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला, ठीक है, पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये हाफ्स था। ठीक है, हाफ्स ने ही अरस्तु की बहुत उपेक्षा की थी। ठीक है, उनकी पुस्तकों की और उनकी जो गतिविधियां थी, कार्यशैलियां थी, उसको जो है उन्होंने उसका उपेक्षा किया था। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भी हाफ्स का ही है। ठीक है, हाफ्स ने कहा था वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और इसके पहले का जो प्रश्न था, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक, वो भी हाफ्स था और उनके ही स्टेटमेंट से ही ये स्टेटमेंट निकाला गया है। वास्तविक कानून उसका आदेश है। ठीक है, वो जो अरस्तु था वो आदेश नहीं मानता था। ठीक है, तो इसी की जो है उपेक्षा किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न लगातार कंटिन्यू 16-17 करके पूछ दिया है। ये 2013 के जो है जीडीसी वाले एग्जाम में जो 27 दिसंबर 2014 को हुआ था, उसमें जो है पूछा गया था। तो इन दोनों प्रश्नों को जो है याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला, तो ये एएफ वेंटले थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। तो उनमें कौन सा सबसे महानतम है? सेवाइन किसको सबसे महान माना था? तो उन्होंने हाफ्स को माना था। ठीक है, हाफ्स का जो सेवाइन था, ये हाफ्स के ही मताधिकार के रूप में चलता था। ठीक है, कहा जाए तो उनसे ये हाफ्स का जितना भी स्टेटमेंट था सबको सेवाइन जो है मानता था। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सबसे हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ठीक है, यह कथन किसका है? फिर से प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति सबसे हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ठीक है, तो ये कहा था, रूसो ने कहा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नेट की परीक्षा में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये रूसो के कथन था। ठीक है, रूसो से 2-3-4 उनकी पुस्तकें हैं जो बहुत बार प्रश्न में जो है पूछा जाता है एग्जाम में, उसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। तो रूसो की ये महत्वपूर्ण 5 पुस्तक हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, डिस्कोर्स ऑन दी ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और दूसरा है इकोनॉमी पॉलिटिक। ठीक है, और तीसरा है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा है इमिली, और 5वां है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 2 पुस्तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है और इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आने की संभावना 7% रहती है। ठीक है, तो ये रूसो के महत्वपूर्ण बुक है, इनको आप लोग जो है 2-3 बार जो है देख लीजिएगा। ठीक है, 5 पुस्तक हैं। 21 नंबर प्रश्न है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे, मैकियावेली ऐसा कहता था। ठीक है, ये मैकियावेली का कथन था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति को हानि को नहीं भूल सकता है। ठीक है, मैकियावेली।
कहा था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है, वह कौन सा कारण था? तो वह कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। ये कोई कारण नहीं था साइमन कमीशन की नियुक्ति का। ठीक है, ब्रिटेन में आम चुनाव ये कारण था। ठीक है, स्वराज दल का कमज़ोर करना ये भी कारण था। ठीक है, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना ये भी एक कारण था। लेकिन ये जो था असहयोग आंदोलन आरंभ करने की जो धमकी गांधी जी दिए थे, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। 23 नंबर प्रश्न है, रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है। ठीक है, रूसो का जो संप्रभु है वो हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट ये भी है। तो ये कथन था वोगन का। ठीक है, ये वोगन महोदय ने कहा था कि रूसो का जो संप्रभु है वो हाब्स का लेवियाथन है। ठीक है, जिसका सिर कटा हुआ है। तो वोगन महोदय ने कहा था। 24 नंबर प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रीन का। ठीक है, कथन से तो 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं, तो सारे कथन जो है एक बार नहीं 2 बार 3 बार मन में रिपीट कर लेंगे तो वहाँ परीक्षा में जो है ऑप्शन देखते ही आप लोगों को याद पड़ जाएगा। ठीक है, सभी कथन को 2 से 3 बार आप लोग जो है पढ़ के जाइएगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, एक तरफ विचारक हैं एक तरफ कथन है, तो उनका मिलान करना है। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं प्रश्न को। तो मैकियावेली क्या कहा था? मैकियावेली कहा था, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ये किसका कथन था? तो मैकियावेली का एक कथन था। ठीक है, और मिल का कथन था। मिल कहा था अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ठीक है, ये मिल ने कहा था। ठीक है, एक तरह से ये भी स्टेटमेंट ही है, परिभाषा ही है, जैसे स्टेटमेंट बोला जाता है, इसको कथन के रूप में पूछ दिया है। ठीक है, तो यहाँ 4 देख लीजिए, 4 विचारकों के 4 कथन आपको यानी याद करना है। यानी विचारक के कथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ग्रीन ने कहा था कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और व्यंथम ने कहा था पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता। ठीक है, तो 1 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सीधे सही हो जा रहा है। ठीक है, तो सारे को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सबकी इच्छा है, ये नहीं था। ठीक है, उसकी सामान्य इच्छा में ये शामिल नहीं था। उसकी सामान्य इच्छा में जो है ये राज्य का कानून की शिष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है और यह सदैव सही होती है। ठीक है, ये था, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये कहीं नहीं कहा गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। 27 नंबर प्रश्न है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो ये जो द्वंद्ववाद भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का व्याख्या करता है वो भौतिक शक्तियाँ करता है। ठीक है, तो भौतिक शक्तियों के आधार पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। ठीक है, भौतिक याद रखिएगा। बहुत लोग जो है राजनीतिक शक्तियाँ करके चले जाते हैं क्योंकि राजनीति से रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ये भी है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक इसकी लिखी हुई है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, बताइए जल्दी से। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट हीगल के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है? तो हेनरी मैन का। ठीक है,
तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हेनरी मैन ने ये कहा था। 30वां नंबर प्रश्न है, बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, ठीक है, बुद्ध और धम्म उसका धम्म। तो इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। तो कौन सा सही होगा? तो अम्बेडकर जी ने लिखा था ये बुद्ध और उसका धम्म, ठीक है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर भी बुद्ध धर्म को जो है अपना लिए थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।